आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सपोज करिए कि एक चार्ज पार्टिकल Q है, जब उसको v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। क्या करता है, फोर्स लगाता है। सपोज करिए कि एक चार्ज पार्टिकल Q है, उसको v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में जब हम थ्रो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। उसके बारे में आइडिया हमें लेना है। तो शुरू करते हैं। When a charge particle Q is thrown with velocity v by making an angle theta with uniform magnetic field B, मैग्नेटिक फील्ड B से डिनोट होता है, मैग्नेटिक फील्ड B, then the magnetic field exert magnetic force on a moving charge particle in such a way that यानी कि जब किसी Q चार्ज को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बना के, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बना के जब हम किसी तरह से थ्रो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। ध्यान रहे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पार्टिकल पर ही फोर्स लगाता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता है। तभी फोर्स लगाएगा जब चार्ज पार्टिकल क्या होगा, मूविंग कंडीशन में होगा। तो कैसे फोर्स लगता है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, चार्ज के। फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। यानी कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो अनकंबाइनिंग इक्वेशंस F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा QBB साइन थीटा के। यानी कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा फोर्स का वैल्यू आ गया QVB साइन थीटा। Q मतलब चार्ज, V मतलब वेलोसिटी, B मींस मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये ध्यान रहे कि जो ये फोर्स है वो Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। Q मतलब चार्ज, V मतलब जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसका यूनिट टेस्ला होता है, और यहाँ पर साइन थीटा है। तो फोर्स क्या हुआ, QVB साइन थीटा। यानी जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा फोर्स उस पे उतना ही ज्यादा लगेगा, और एंगल में भी जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। सपोज करिए एंगल 30 डिग्री बना है, एंगल 30 डिग्री बना है तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। वहीं पर अगर हम बात करें 90 डिग्री का तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। इट मींस ये हुआ कि जितना ज्यादा एंगल बना के थ्रो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से उतना ज्यादा उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा।
तो F इज इक्वल टू आया क्यू भी बी साइन थीटा। अब जितना आपको पता है कि ये वेलोसिटी जो होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जो होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा था A क्रॉस B का वैल्यू होता है AB साइन थीटा। A क्रॉस B का वैल्यू क्या होता है AB साइन थीटा। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना होता है AB साइन थीटा। तो क्या हम AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये VB साइन थीटा जो है उसको हम लोग लिखेंगे V क्रॉस B। उसको हम लोग क्या लिखेंगे V क्रॉस B। यानी कि जो ये फोर्स होगा यानी ये वेक्टर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स या वेक्टर क्वांटिटी है वो अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो Q और VB साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया V क्रॉस B। कैसे? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना होता था AB साइन थीटा, तो AB साइन थीटा के जगह पे A क्रॉस B लिखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से VB साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं V क्रॉस B। और एक और बात क्लास 11th में सीखा होगा कि ये जो A क्रॉस B होता है, ये जो A क्रॉस B होता है ये इज परपेंडिकुलर टू बोथ A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। जैसे पता है आपको I क्रॉस J होता था K कैप, तो I हमारा क्या दिखाता है x एक्सिस, J क्या होता है y एक्सिस और K क्या है z एक्सिस। तो क्या z एक्सिस x पे परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है। क्या z एक्सिस y पे परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? ऑफ कोर्स होता है। इट मींस कि जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आया वो इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो इस बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि हियर फोर्स इज perpendicular to both v vector and b vector। यानी कि वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि F इज इक्वल टू क्या है क्यू भी बी साइन थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो उस केस में साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो उस केस में फोर्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, सपोज करिए कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर इधर ही वेलोसिटी देकर यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर वेलोसिटी आप दे रहे हो चार्ज पार्टिकल का, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो करोगे, अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो करोगे तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो पैरेलल हो गया किसके B के, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया 0। अगर थीटा का वैल्यू 90 कर दीजिए, थीटा का वैल्यू 90 यानी मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना के आपको थ्रो करना है। यानी मैग्नेटिक फील्ड B से 90 डिग्री का एंगल बना के अगर आप थ्रो करते हो उस केस में फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। उस केस में फोर्स क्या होता है मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो sin 90 1 हुआ तो उस केस में जो फोर्स आता है वो आता है QVB। क्यों? क्योंकि sin थीटा यानी sin 90 का वैल्यू 1, तो इस केस में फोर्स हमारा आ जाता है मैक्सिमम QVB। इस केस में जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम आता है। ध्यान रहे कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? अब मैं बात करूं कि एंगल होता है B और B के बीच में एंगल थीटा लिया जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आप थ्रो करोगे तो फोर्स आपका क्या होगा 0 होगा। अगर 90 डिग्री का एंगल बना के थ्रो करोगे तो उस केस में फोर्स क्या लगेगा मैक्सिमम लगेगा। तो ये हमारा हो गया, तो फोर्स मैक्सिमम हो गया। अब एक दो डायरेक्शन पे देखते हैं। क्या आप वीडियो को लाइक कर चुके हैं? नहीं किया जरूर लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं कि एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि
2 microcoulomb charge is thrown with velocity 2 into 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड by making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field 0.3 Tesla. Find the magnetic force. यानी 2 माइक्रोकूलम चार्ज को थ्रो किया गया है इतना वेलोसिटी से एंगल बनाते हुए 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 का पावर -6. वेलोसिटी कितना है? 2 इंटू 10 का पावर 3. मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 0.3. और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2. तो 2 2 जा 4, -6 + 3 -3 हो गया. 0.3 इंटू 1/2, तो 2 2 जा 4 और 2 इंटू 0.3 0.6 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन या 6 इंटू 10 का पावर -4 न्यूटन. फोर्स कितना होता है? क्यू वी बी साइन थीटा. चार्ज दिया है, वेलोसिटी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है और इनके बीच में एंगल दिया है. तो हम A to Z वैल्यू पुट कर दिए और हमारा रिजल्ट आ गया 6 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला. अगर आप यहां तक भी छोड़ते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक स्टेप आगे तक बढ़ जाना है. एक क्वेश्चन बनता है यहां पर, कि सपोज करिए कि सपोज a charged particle Q is thrown parallel to the uniform magnetic field B. Then magnetic force does not exert force on charged particle. सिंपल सी बात है. क्यों नहीं एग्जर्ट कर सकता है? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया. तो पैरेलल होने के वजह से साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, ओवरऑल फोर्स 0 हो गया. तो इसका क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि चार्ज particle moves in direction charged particle moves in the direction of velocity यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने थ्रो कर दिया उस डायरेक्शन में स्ट्रेट वो मूव करते चला जाएगा. उसमें किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. जब तक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा तब तक इसके कोई डिफ्लेक्शन इस पे नहीं होगा. जैसा आपने थ्रो कर दिया है उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा. अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो कांस्टेंट स्पीड से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? मूव करेगा, जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो कर दिया है. लॉरेंज फोर्स में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, उसको आपने थ्रो किया एक ऐसे रीजन में जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है. यानी कि एक आपको चार्ज पार्टिकल Q को थ्रो करना है एक ऐसे रीजन में जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है. इट मींस कि उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा. यानी कि दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस होगा
उसी को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों मिलकर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्लियर है? यानी कि द टोटल फोर्स experienced by a charge particle in moving in a region where electric field and magnetic field both are present, then the total force exerted by both is known as Lorentz force. It means कि आपने एक चार्ज पार्टिकल Q को थ्रो किया है एक ऐसे रीजन में जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यानी कि जो टोटल फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगेगा वो क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्लस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो यानी कि इन दोनों के द्वारा जो टोटल फोर्स लग रहा है इसी को बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। तो आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स तो ये लगता है Q into E, क्योंकि E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q इज द चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, V क्रॉस B। यानी कि जो F टोटल लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये लगा और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये लगा। तो ये जो टोटल फोर्स लगा है उसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो अगर मैं ऐसे नॉर्मल लिख लूं F टोटल, तो Q into E प्लस Q V B sin थीटा, यानी कि टोटल फोर्स इतना लगता है QE प्लस QVB sin थीटा, जिसमें Q हमारा चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यहाँ पे V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ओके, अगर इफ V इक्वल टू 0 यानी कि वेलोसिटी 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q V B sin थीटा। अगर वेलोसिटी ही 0 हो गया यानी कि चार्ज पार्टिकल किस में है? रेस्ट में। चार्ज इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी हो गया 0। तो वेलोसिटी 0 होने के वजह से अगर ये 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो टोटल फोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि Fb का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो उस केस में टोटल फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होगा। अगर V पैरेलल हो गया किसके? B के, जो कि डिस्कस पहले हुआ है कि अगर वेलोसिटी पैरेलल हो जाए किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, तो जब पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के केस में तो V क्रॉस B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्यों? दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, V क्रॉस B। तो अगर V क्रॉस B का वैल्यू ही 0 हो गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर भी जो टोटल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तो यानी Q into E। अब एक बात बताइए, आप बोलोगे कि सर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और अभी फोर्स क्या आया? Q into E। तो अगर इन दोनों का LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ से अगर मान लो कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल दिया तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि एक्सेलरेशन ये होगा। Q मतलब चार्ज पार्टिकल का Q, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और M मतलब मास, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और यहाँ फोर्स Q into E आया है। तो इस केस में दोनों का जब LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं QE by
m। ये ध्यान रहे कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अगर वेलोसिटी पैरेलल हो जाए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो v पैरेलल टू b यानी कि v क्रॉस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर का हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। दो पैरेलल वेक्टर का हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसा दो केस अगर ऑब्जेक्टिव में दिखता है कि चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है यानी कि रेस्ट में है, तो फोर्स किसके द्वारा लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगेगा। अगर वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो किसके वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लगेगा। दिस इज योर कंप्लीट लॉरेंज फोर्स। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे रीजन में थ्रो करना है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो दोनों के द्वारा जो टोटल फोर्स लगेगा उसी को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। ध्यान रहे कि जब आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड उस केस में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाएगा। जो भी फोर्स लगेगा वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा। A charged particle 2 microcoulomb is thrown in a region where electric field 2 into 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम and magnetic field 3 into 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड in a magnetic field of 0.2 Tesla with velocity 3 into 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड by making an angle of 30 degree with magnetic field 30 degree with magnetic field find total force यानी चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया गया है एक ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और वेलोसिटी भी दिया है और एंगल भी दिया है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो इस केस में जो टोटल फोर्स होगा वो Q इंटू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। Q इंटू ई इज द इलेक्ट्रिक फोर्स और क्यू वी बी साइन थीटा इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो चार्ज का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम। 2 इंटू 10 का पावर -6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा E बचा और यहाँ पे बचा वी बी साइन 30 डिग्री। क्यों साइन 30 दिया हुआ है तो 2 इंटू 10 का पावर -6 ई का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर 5 वेलोसिटी दिया हुआ है 3 इंटू 10 का पावर 5 मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो अगर मैं बात करूं इसको इससे कट करने की तो 0.1 हो जाएगा तो 3 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 10 का पावर 5 प्लस 0.3 इंटू 10 का पावर 5। तो 10 का पावर 5 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो 2 प्लस 0.3 हो जाएगा 2.3 इंटू 10 का पावर 5 और ध्यान रहे ये -6 है और ये 5 है तो -1 हो जाएगा तो 4.6 इंटू 10 का पावर -1 न्यूटन। सिंपल सा बात है कि नॉर्मल चार्ज दिया था मैग्नेटिक फील्ड दिया था वेलोसिटी दिया था और एंगल दिया था हमने डेटा पुट की और हमारा जो टोटल फोर्स आ गया दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स।